स्टार्ट करते हैं जी। जैसा कि आपको पता है कि कल हमने डिस्कस किया था, क्या क्या डिस्कस किया था हमने कल? है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एवोल्यूशन एंड रेवोल्यूशन? आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? आपने रिसर्च वर्क किया था? क्या टॉपिक था आपका? सर मेरा मॉलिक्यूलर। अच्छा, तो उसमें क्या ऐसी नई चीज आपने जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई है जो पहले नहीं पता थी लोग? हैं? मक्खी पे मक्खी मारी है? नहीं सर, नाम चेंज करके पुराने आर्टिकल उठा के छाप दिए? नो सर, मेरा मल्टी टेम्पलेट। अच्छा, और इंफिनिटी पॉलीमर जो मैंने बनाया है वो ऐसा है बहुत से टाइप का। अच्छा, तो पहले ऐसा किसी ने नहीं किया हुआ? सर वो जो भी था वो ये भी एक स्पेसिफिक डोमेन में था और वो किस यूनिवर्सिटी से किया है? सभी। पता है क्या है हमारा अलमिया ये है, हम रिसर्च वर्क जो है ना वो प्रॉपर नहीं करते। जो स्टूडेंट्स करना चाहते हैं फिर यूनिवर्सिटीज उनको रोकती हैं। क्यों? जो आपके सीनियर्स होते हैं उनको नहीं पता होता आप क्या करने लगे हैं, जिस वजह से हम लोग जो है ना वो तरक्की नहीं कर पाए आज। अच्छा खैर, बात हो रही थी कि हमने कल क्या किया था। तो एवोल्यूशनरी एरा किस तरह से वो स्टार्ट से लेकर एबकस से, देन ह्यूमन कंप्यूटर, देन जो है वो उसकी कैटेगरी, देन जनरेशन कंप्यूटर, और उसके अंदर हमने उसकी लैंग्वेज को भी डिस्कस किया था, बाइनरी को। ऐसा है कि नहीं? आई होप कि आपको याद होगा इसके बारे में। अब हम डिस्कस करते हैं जी हार्डवेयर। अगर मैं बात करूं हार्डवेयर की, तो व्हाट इज हार्डवेयर? आप अक्सर हार्डवेयर की दुकान पे भी जाते हैं ना, तो अगर हार्डवेयर को डिफाइन करना चाहें तो आप कहेंगे कि जी फिजिकल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर इज नोन एज हार्डवेयर। समझ गए जी? द फिजिकल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर इज नोन एज हार्डवेयर। फॉर एग्जाम्पल देखें, अब ये इसकी स्क्रीन है विच इज वर्किंग लाइक मॉनिटर। मॉनिटर ही है ये, इसका कीबोर्ड है, माउस तो इसमें है ही नहीं ना, लैपटॉप की बात कर रहा हूं। इसका ये टच पैड है, इसके अंदर मदरबोर्ड है, इसके अंदर वो जो कार्ड्स लगे हुए हैं, खामोश हैं जी, इसके अंदर कार्ड्स लगे हुए हैं या दूसरी चीजें हैं, वो सब की सब क्या कहलाएंगी? हार्डवेयर कहलाएंगी। मीन द फिजिकल कंपोनेंट जो के मिलके कंप्यूटर की ये पूरी फिजिक क्रिएट करते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर इसके बिल्कुल बरक्स होते हैं, उसको भी। अगर हम बात करें हार्डवेयर की, तो इसकी कैटेगरी कितनी है? दो कैटेगरी है हार्डवेयर की। कौन कौन सी? बोले। नंबर वन, प्रोसेसिंग डिवाइसेस। जी आ जाए। नंबर टू, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। एक वो डिवाइस होती है जो कि प्रोसेसिंग डिवाइस कहलाती है, मींस जिसकी वजह से कंप्यूटर प्रोसेस करता है, जो कि सीपीयू का पार्ट होती है। ठीक है, जैसे मैंने बताया मदरबोर्ड है आपका, आपके कार्ड है, वीजीए कार्ड, साउंड कार्ड, ये सारे के सारे क्या हैं? प्रोसेसिंग डिवाइस कहलाते हैं। देन इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, ये सेकंड कैटेगरी है। और हार्डवेयर में जब भी क्वेश्चन आता है इन्हीं से रेलिवेंट आता है कि इनपुट डिवाइसेस कौन सी हैं, आउटपुट डिवाइसेस कौन सी हैं। अगर हम बात करें इनपुट डिवाइसेस की, तो वो डिवाइसेस जिनके थ्रू हम डाटा इनपुट करते हैं कंप्यूटर में, जिनके थ्रू हम कंप्यूटर को अपनी कमांड बताते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? इनपुट डिवाइसेस। अब इनपुट डिवाइसेस जो हैं, दो मैं बताता हूं, बाकी आप बताइएगा। कीबोर्ड
कमांड दी, डाटा इनपुट किया, माउस कमांड दी, थ्रू कर्सर डाटा इनपुट किया। तो ये है इनपुट डिवाइसेस। और मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ जिससे पूछूं वो बताए। अहमद बताएं। स्कैनर। देखें, डाटा आपने स्कैन किया, फिजिकल पार्ट था, वो पेज जो था वो स्कैन होके कंप्यूटर में आ गया, इनपुट हो गया, आपने डाटा कंप्यूटर में पुट कर दिया, तो ये क्या हुई? इनपुट डिवाइस हुई। आप बताएं जी। कैमरा, ठीक है, इनपुट डिवाइस हो गई। आप बताएं। बायोमेट्रिक डिवाइस गुड, वो भी इनपुट डिवाइस है। उसने आपके फिंगरप्रिंट जो है वो इन किए हैं किसके अंदर? कंप्यूटर के अंदर। आप बताएं बच्चे। माइक्रोफोन कैसे? वॉइस उसके अंदर। गुड, सिंपली आप माइक कह सकते हैं उसको। आप बताएं बच्चे। यूएसबी। यूएसबी, ठीक है, डाटा इनपुट किया आपने उसके थ्रू कंप्यूटर में। और बताएं जी, आप बताएं बच्चे जी। लाहौल वाला प्रिंटर, मैंने कहा जिससे डाटा इन किया है कंप्यूटर के अंदर, वो। आप बताएं सर। यूएसबी नहीं, वो तो हो गया ना, उसके अलावा कुछ बताएं। वो भी हो गया, मतलब बात तो वही हो गई। कुछ और, कभी आप एटीएम पे गए हैं, उस पर टच स्क्रीन होती है या आपके मोबाइल का टच पैड है, उसके थ्रू भी आप टच करके डाटा इनपुट करते हैं। टच पैड है, ये भी इनपुट डिवाइस है, ठीक है। और इसके अलावा जी, हो गई ना, नई चीज बतानी है। मैंने कहा हो गई बात, सीडी, फ्लॉपी, यूएसबी, ये हो गया। इससे और कुछ बताएं। गुड, और बताएं आप। क्या नाम है आपका? अमरीन। और बताएं। बोले बोले, हैंड रेस किया था ना, एमी कर दिया। टेलीस्टिक होती है एक, आपने देखा होगा सोनी एरिक्सन के मोबाइल आया करते थे, उनके साइड पे हुआ करती थी, ऐसे निकालते थे और डाटा पुट करते थे। जी अहमद। लाइट पेन भी होता है। लाइट पेन भी होता है, बिल्कुल ठीक है। लेजर बीम्स भी होती हैं, आपने देखा होगा, वो बनी हुई होती है, वो थ्रू लेजर जो है ना, वो आप उसके थ्रू डाटा जो है ना वो इम्प्लांट करते हैं। ब्रेन डिवाइस है वो, खैर हाइब्रिड है, वो इनपुट और आउटपुट में एक साथ देती है। अभी इसको भी डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा बारकोड रीडर। जी, बारकोड रीडर। स्कैनर कह सकते हैं, बारकोड स्कैनर कह सकते हैं, ठीक है। वो लेजर में आ गया ना, लेजर टेक्नोलॉजी में जो बारकोड है जिसको आप स्कैन करते हैं, वो बेसिकली लेजर लाइट होती है ना उसके ऊपर, बारकोड के ऊपर, जिसको वो स्कैन करता है और उसका डाटा इन कर देता है, ठीक है ना। और बताएं। इनपुट डिवाइस कह रहा हूं, सॉफ्टवेयर की बात नहीं कर रहा मैं, बस। और यार एक डेली बेसिस की चीज है, आप डेली यूज करते हैं, आप सबकी जेबों में मौजूद है। नहीं जनाब, नहीं जनाब। बैंक अकाउंट किस किस का बना हुआ है? हाथ खड़ा करें। एटीएम कार्ड आपका, उसके अंदर मैग्नेटिक टेप होती है। पंच पानी, एटीएम कार्ड के जो मैग्नेटिक टेप होती है वो इनपुट डिवाइस है। क्यों? उसके थ्रू आप डाटा इन कर रहे हैं, उसके अंदर पीछे देखिए ना ब्लैक कलर की, उसको भी एज इनपुट आप जो है वो ले सकते हैं, क्योंकि उसके ऊपर सारा आपका डाटा होता है, वो रीड करता है सारे का सारा। माउस देखा होगा आपने, माउस के दो जो बटन होते हैं उनके दरमियान में एक व्हील होता है, उसको कहते हैं जॉग व्हील, जिसके थ्रू आप कर्सर अप डाउन करते हैं, वो भी इनपुट डिवाइस है। समझिए बात को। तो ये सबका सब क्या है? इनपुट डिवाइस है। इनके थ्रू हम डाटा इन करते हैं कंप्यूटर में। अब हम बात करते हैं आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइसेस मीन डिवाइस थ्रू विच कंप्यूटर शोज इट्स एक्शन अपॉन आवर कमांड। हमारी कमांड के अगेंस्ट कंप्यूटर जो एक्शन शो करता है जिन डिवाइसेस के थ्रू, उनको कहते हैं आउटपुट डिवाइस।
अब उसके अंदर प्रिंटर, मॉनिटर मॉनिटर, मुबशिर है मुबशर नहीं हुंदा, ये नहीं हुंदा, कसम चुका लो मुबशर नहीं हुंदा। अच्छा जी, और बताएं जी। हम मुबशर पुत्र तो आ गया। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे आउटपुट डिवाइसेस की। तो प्रिंटर की बात की, मॉनिटर की बात की, स्पीकर की बात की, और प्लॉटर प्लॉटर, प्रोजेक्टर। अच्छा, प्रोजेक्टर और प्लॉटर का पता है ना आप लोगों को? जिसको नहीं पता मैं बता सकता हूँ। प्लॉटर जो है बड़े साइज का प्रिंटर जिसके ऊपर बड़े बड़े नक्शे, ये पटवारियान ने अक्सर अपने पास रखा होता है, इस साइज के और दूसरे वो प्रिंट करते हैं, उसको कहते हैं प्लॉटर। पेनाफ्लेक्स मशीन भी, वो भी आउटपुट डिवाइस हो सकती है, वो अलग है, वो प्लॉटर से जरा एडवांस फॉर्म है। प्रोजेक्टर, जिसके थ्रू आप मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन देते हैं, अक्सर कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में वो लगी होती है, हमारे भी रूम पार्ट में लगा हुआ है प्रोजेक्टर के थ्रू मल्टीमीडिया आप जो है जब अपनी प्रेजेंटेशन दो तो फिर उसके जरिए यूज होता है। या फिर सिनेमा हॉल देखे होंगे, वहां पे भी प्रोजेक्टर होता है जिसके थ्रू वो बीम पड़ रही होती है लाइट की, पर्दा स्क्रीन के ऊपर, जिसके ऊपर फिर मूवी चलती हुई आपको सारी नजर आ रही होती है। होम थिएटर है सारे के सारे, तो ये भी क्या है? आउटपुट डिवाइस। अच्छा जी, अब ये थी आउटपुट डिवाइस। अब इनके अंदर एक और चीज पूछी जाती है। हमने एक आउटपुट डिवाइस का जिक्र किया विच इज नोन एज मॉनिटर। वो कहते हैं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मॉनिटर आर देयर। मॉनिटर जो है इसकी 4 टाइप्स होती हैं, ठीक है? अगर आपसे पूछ लिया जाए पेपर में देयर आर डैश टाइप ऑफ मॉनिटर्स, तो यू कैन से दैट देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मॉनिटर्स। नंबर 1 CRT, नंबर 2 LCD, नंबर 3 LED, नंबर 4 TFT। जी, क्लियर? तो समझे हैं? अब अगर हम इसकी बात करें, CRT, LCD, LED, TFT, ये होते क्या हैं? CRT इज द एब्रिविएशन ऑफ कैथोड रेज ट्यूब, ठीक है? अब ये कैथोड रेज क्या है? आपको पता होगा 2 तरह की फॉर्म्स हैं जिनके अंदर ये स्कैटरिंग को डिवाइड किया है, एक एनोड होता है और एक कैथोड होता है। तो कैथोड जो है वो एक सिरे से दूसरे सिरे तक जब रन करते हैं, जी आप बेहतर बता सकती हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? कैथोड रेज है जी, ये जिनके थ्रू जो है वो एक पिक्चर जनरेट होती है, और जिस ट्यूब के अंदर, कैथोड रे ट्यूब के अंदर ये सारा काम हो रहा होता है, उसको हम कहते हैं पिक्चर ट्यूब। पुराने दौर में वो जो बड़े बड़े डब्बा टाइप टीवी हुआ करते थे, अब तो खैर वो खत्म हो गए हैं, तो उनके अंदर क्या, अगर वो खराब हो जाते थे, दुकानदार कहता था कि इसकी पिक्चर ट्यूब सड़ गई है, कहते थे ना? तो उन मॉनिटर्स को, वो पिक्चर ट्यूब असल में ना कैथोड रे ट्यूब होती थी, जिसकी बेस पे वो मॉनिटर जो है वो अपनी विजिबिलिटी जो है उसको शो करता था, विजिबल हो जाता था। अच्छा, देन उसके बाद फिर आ गई LCD। LCD इज द एब्रिविएशन ऑफ लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। इसके अंदर छोटे छोटे लिक्विड क्रिस्टल्स होते हैं जो आपस में एक दूसरे के साथ मिलके इमेज क्रिएट करते हैं, और इन क्रिस्टल्स को कहते हैं पिक्सल, PIXEL। इसी से फिर वो है, कहते हैं ये कितने मेगापिक्सल की है तस्वीर, तो ये पिक्सल्स जितने ज्यादा होंगे क्लैरिटी उतनी ज्यादा होगी, पिक्सल्स जितने कम होंगे क्लैरिटी उतनी कम होगी। कैमरे में आप तस्वीर अगर बड़ी एमबी की बनाए उसके मेगापिक्सल ज्यादा होते हैं, ठीक है? अगर आप छोटे साइज की बनाए, उसको कंप्रेस कर लें, तो उसमें क्या होता है, पिक्सल फटने लग जाते हैं। अगर आप उसको जूम करते हैं तो बिल्कुल ही बेड़ा गर्क हो जाता है, तस्वीर का ब्लर हो जाती है वो, ऐसा होता है ना? तो वो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है, ठीक है?
उसके बाद जो थर्ड वन आई दैट इज एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड्स। ये समझेंगे इससे एडवांस टेक्नोलॉजी। और अब सबसे एडवांस लाइट एमिटिंग डायोड्स। और अब जो फोर्थ वन है जो इस वक्त चल रही है, जो आजकल जो एचडी टीवीज आ रहे हैं या आपके मोबाइल्स आ रहे हैं, इन सब के अंदर टीएफटी है। टीएफटी स्टैंड्स फॉर थिन फिल्म ट्रांजिस्टर्स। टी फॉर थिन, एफ फॉर फिल्म, टी फॉर ट्रांजिस्टर्स। अब इसके अंदर काम क्या है, जो टीएफटीज है ना, इससे भी आगे की टेक्नोलॉजी आएगी, लेकिन आपको यहां तक जो है ना वो बताते हैं, पूछा जाता है। अच्छा, अब ये जो टीएफटी है ना, इसमें और एलईडी में क्या फर्क है कि इसका अगर फर्क आपने देखना हो अपना, जैसे अब मिसाल के तौर पे ये मोबाइल है ना, ये सीधा भी ऐसे ही नजर आ रहा है क्लियर, इसको यूं साइड से भी देखेंगे तो ये क्लियर नजर आएगी। लेकिन एलईडी या एलसीडी होगी, उसमें अगर आप इसको साइड से करोगे तो ये ब्लैंक सी लगेगी, आपको काली हो जाएगी, या क्लैरिटी जो है वो सही नहीं होगी। तो ये फर्क होता है टीएफटी में और इसमें। मजीद एडवांस टेक्नोलॉजी मतलब के ना ये सारी। तो खैर ये चीजें डिस्कस होती हैं किसके अंदर, मॉनिटर की टाइप। इन फिल्म ट्रांजिस्टर्स जी। बोल कौन रहा है, मुझे तो यही नहीं पता चल रहा। लैपटॉप में हाँ जी बिल्कुल, लैपटॉप में, मोबाइल में, टीवीज में। अब ये लैपटॉप है, ये भी टीएफटी है, ठीक है। एक्चुअली वो काफी सारे नकाबपोश होते हैं ना, तो मैं वो भूल जाता हूँ कि मैं किस तरफ देखना है, आवाज का पता नहीं चलता कहां से आ रही है। अच्छा जी, अब एक चीज है जिसको आपने बड़े अच्छे से देखना है, जो आपके लिए बड़ी जरूरी है। अच्छा, इसमें प्रिंटर्स की भी कुछ टाइप होती हैं, लेकिन वो इसलिए नहीं बता रहा कि आपको सिलेबस का हिस्सा नहीं लेना, उनके बारे में पूछता है। डॉट मैट्रिक्स होता था, इंक जेट होता था, लेजर जेट होता था, ये सारी अब इनके बारे में नहीं पूछता। अच्छा जी, जो मैं आपको बात बताने लगा हूं खास, दो चीजें हैं जिनको आपने डिफरेंशिएट करना है। नंबर वन इज जीएसएम एंड अदर वन इज जीपीएस। जीपीआरएस इसी का पार्ट है, मैं अभी आपको करवाता हूं, आप करेंगे। जीपीएस क्या है जी, जीपीएस एब्रीवेशन है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम का। इसको आप क्या करते हैं इसके थ्रू, अपनी लोकेशन सेट करते हैं, सैटेलाइट ट्रेस करते हैं। किसी भी फिजिकल ऑब्जेक्ट को थ्रू सैटेलाइट लोकेट करने के लिए जो टेक्नोलॉजी यूज होती है उसको हम कहते हैं जीपीएस। द टेक्नोलॉजी which is used to locate a physical object through satellite is known as GPS. मैं सिंपल सी बात बता रहा हूं कि हर फिजिकल ऑब्जेक्ट जिसको हमने थ्रू सैटेलाइट लोकेट करना हो, उसके लिए जो चीज, जो टेक्नोलॉजी यूज होती है उसको हम जीपीएस कहते हैं, ठीक है। और जीपीएस एब्रीवेशन किस चीज का है, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। अच्छा, ये काम कैसे करता है, कोई बताएगा? वन लाइनर की फॉर्म में, कोई हमने इसकी मैकेनिज्म को डिस्कस नहीं करना। गुड, थ्रू सैटेलाइट काम करता है। और कोई इसमें एडिशन करना चाहे, बोले ना। मतलब कोई भी चीज हमने रिसर्च करनी है तो हम मैप के जरिए देख लेते हैं, ये मोबाइल इंटरनेट। सर दूसरों की जीपीएस लोकेशन से भी करता है। जी, दूसरों की जीपीएस, दूसरे मोबाइल्स की जीपीएस लोकेशन से भी हमें ट्रैक करके पा रहा होता है वो। तो बात हो गई ना, लोकेशन है फिजिकल ऑब्जेक्ट की, किसी भी फिजिकल ऑब्जेक्ट की लोकेशन है। मैंने पूछा था वो कैसे, एक भाई ने बताया कि थ्रू सैटेलाइट, दैट इज राइट, बट दिस इज नॉट इनफ। थोड़ी सी डिटेल मजीद आपको बताना चाहिए। याद रखिएगा जी, ऑलमोस्ट 0.2
मिलियन सैटेलाइट हैं। 0.2 मिलियन सैटेलाइट है, यानी तकरीबन 2 लाख सैटेलाइट हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड, जो कि इस चीज के लिए यूज हो रहे हैं। कुछ जो बहुत बड़ी बड़ी फर्म्स हैं उन्होंने अपने पर्सनल रखे हुए हैं, बाकियों ने क्या पेड सर्विसेज जो है वो उनकी अडॉप्ट करते हैं। जिस तरह आपने मोबलिंग के दूसरे टावर्स देखे होंगे, कुछ खुद लगाते हैं और कुछ जो है वो पेड सर्विसेज के थ्रू उन टावर्स को रेंट पे ले लेते हैं पर डे के हिसाब से। तो ये है। अच्छा, अब इनका काम क्या है? फॉर एग्जाम्पल एक ऑब्जेक्ट है, मिसाल के तौर पर ये एक गाड़ी है। जी जी हाँ, ओके। फॉर एग्जाम्पल ये एक गाड़ी है, ये किसी भाई साहब की गाड़ी है और ये चोरी हो गई है, इसमें ट्रैकर लगा हुआ है। अब आपने इस गाड़ी के थ्रू जो है वो इसको ट्रैक करना है, तो आप क्या करेंगे? जीपीएस सिस्टम लेंगे। अब जीपीएस में क्या है, एक सैटेलाइट आएगा, फॉर एग्जांपल सैटेलाइट ए, वो इसके जीपीएस को ट्रैक करेगा, इसको वाया जीपीएस ट्रैक करेगा। ये सैटेलाइट है, सैटेलाइट ए, ठीक है। अब सैटेलाइट ए जो है ना, इसने जब इसको ढूंढा तो ये एग्जैक्ट लोकेशन आ गई? नो, ये आपको लोकेशन देगा 500 किलोमीटर की, कि ये 500 किलोमीटर राउंड अबाउट। अब यहां ये आ रही है ना गाड़ी, इसका मतलब ये नहीं है कि ये एग्जैक्टली यहां पर है, ये 500 किलोमीटर राउंड अबाउट कहीं भी हो सकती है इस दायरे में। मतलब ये दायरा है ना, इसमें 500 किलोमीटर मशरिक की तरफ, मगरिब की तरफ, वहां की तरफ या जनूब की तरफ कहीं भी हो सकती है। 500 किलोमीटर राउंड अबाउट कहीं भी होगी। मकसद तो फोर्थ हो गया, एग्जैक्ट लोकेशन तो ना आई। नहीं, ऊपर नहीं जाता, आल्टीट्यूड इज समथिंग। अच्छा, मेरी बात सुने। ये है सैटेलाइट ए। अब हमें एक और सैटेलाइट चाहिए होगा जो हमें कुछ मजीद इसके आगे ले जाए। तो क्या होता है, एक और सैटेलाइट आता है, वो इसको लोकेट करता है ऐसे। दिस इज सैटेलाइट बी। बात समझ रहे हैं? अब जब सैटेलाइट ए ने इसको लोकेट किया था थ्रू जीपीएस, तो ये कितनी राउंड अबाउट था? 500 किलोमीटर, ठीक है। जब इसने किया तो ये आ गया 1 किलोमीटर राउंड अबाउट। लेकिन अभी भी चीज क्लियर नहीं है। 1 किलोमीटर तो बड़ी दूर हो सकता है यार, 1 किलोमीटर दाएं बाएं आगे पीछे कहां होगा? मतलब अभी भी हमारा एग्जैक्ट जो है वो लोकेशन नहीं आई, ठीक है। अब क्या होता है, एक और सैटेलाइट आ गया, उसने इसे लोकेट किया, दैट इज सैटेलाइट सी। ऐसे दिस इज सी। अब जब 3 सैटेलाइट एट अ टाइम इसे लोकेट करेंगे ना, ठीक है, अब ये 100 फीट राउंड अबाउट आ गई। अब इसको ढूंढा जा सकता है। समझ रहे हैं ना? क्योंकि 100 फुट तो बड़ा करीब है ना, यहां से समझा नीचे ऑफिस तक है, तो मतलब यहीं कहीं खड़ी हुई है। अब वो समटाइम ऐसे आता है, वो कार चोरी के मुकदमे होते हैं ना, हम ट्रेस करने के लिए आते हैं, डिवाइस साथ है, वो बताती है इधर आ रही है, 100 फीट राउंड अबाउट आ रही है। अब उस 100 फीट में 3-4 घर होते हैं, किस किसका दरवाजा खड़काएंगे? ठीक है, लेकिन मतलब ये है कि पता चल जाता है। तो बताने का मकसद है, जीपीएस के थ्रू आपको एग्जैक्ट नहीं पता चलता कि जी इस कमरे में, इस गैराज में, इस जगह पे खड़ी है। आपको 100 फीट का पता चलता है मैक्सिमम, इससे ज्यादा आपको नहीं पता चल सकता। दूसरी बात आपको बताने का मकसद था, कम से कम 3 सैटेलाइट एट अ टाइम उस ऑब्जेक्ट को फाउंड करें, तब जाके आपको एग्जैक्ट लोकेशन मिलती है, वो भी 100 फीट राउंड अबाउट में। थर्ड थिंग, ये जो सैटेलाइट है इनका आल्टीट्यूड क्या है? लेट लॉन्ग तो आप समझते होंगे ना, आल्टीट्यूड भी समझते हैं कि नहीं? जमीन से बुलंदी, फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ टुवर्ड अप इन द स्काई, कि जमीन से कितने ऊंचे आसमान में ये फिर रहे हैं। तो ये 20,000 किलोमीटर इनका आल्टीट्यूड होता है, मतलब जमीन से
20,000 किलोमीटर अप इन द स्काई ये सैटेलाइट्स मौजूद है। क्लियर? यहां तक कोई चीज पूछने वाली? तो बस ये यही चीज है जी। अच्छा सर, मैं जीपीएस का ये पता करना, जैसे हम अभी गाड़ी बुक करते हैं, बाहर गेट के बाहर है, एग्जैक्ट लोकेशन पे आ जाता है, आप कह रहे हैं कि 100 फीट के अंदर होता है। वो इस तरह एग्जैक्ट लोकेशन पे आ जाता है ना कि वहां पे 100 फीट जो है, 100 फीट की बात करूं, 100 मीटर की बात नहीं कर रहा। तो आप ये देखते हैं कि उस 100 फीट के अंदर जहां पे आप बता रहे हैं उधर घर कितने हैं, उधर गैराज कितने हैं, उधर गलियां कितनी है, एक गली में एक गैराज में एक जगह पे खड़ी होगी ना, तो वो समझ आ जाती है कि ये यहाँ पे खड़ी हुई होगी। ठीक है, मिसाल के तौर पे आपने लोकेट किया यहाँ सुपीरियर सर्विस एकेडमी में, मेरी गाड़ी थी जी, गाड़ी का नंबर फलां फलां। अब 100 फीट का मतलब है यहां से लेके नीचे एडमिन ऑफिस तक कहीं खड़ी होगी। यार इतनी सी जगह पे जब आप देखोगे गाड़ी है, कोई माचिस की डिब्बी तो नहीं, दूर से नजर आ जाएगा ये खड़ी है गाड़ी, ऐसे होता है। वो भी डिवाइसेस होती हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम गरीब मुल्क में रहते हैं, हमारे पास नहीं है। दो चार है वो लाहौर में या इस्लामाबाद में यूज हो रही हैं, हम तो इसी तरह से चलते हैं। ठीक है, तो खैर ये मतलब बताने का मकसद ये था कि आपको एक ना कॉन्सेप्ट आ जाए कि इसमें सैटेलाइट कितने इन्वॉल्व होते हैं, कितनी बुलंदी पे होते हैं, और सेटअप जो है वो कैसे चलता है। तो सर ये सैटेलाइट जो होते हैं, ये इंटरकनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से? जी बिल्कुल, हर एक सैटेलाइट जो है वो एज पर जियो फेंसिंग एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होता है। मतलब साउथ एशियन जो है वो अलग होंगे, सेंट्रल एशियन अदर होंगे, अलग होंगे, फार ईस्ट वाले अलग होंगे। अच्छा, फिर साउथ एशियन के अंदर कंट्री वाइज अलग अलग होंगे। समझ रहे हैं बात? ये एक पूरा सेटअप है, लेकिन रेलिवेंट नहीं है आपसे। रेलिवेंट बस ये था कि ये है क्या, एक वन लाइनर आपको देना था, वो मैंने दे दिया। अच्छा, इसके बाद दूसरी चीज जो मैंने आपको बताई थी क्या थी? जीएसएम। जीएसएम पेपर में आता है जी। जीएसएम जो है ये किस चीज का एब्रीवेशन है? जीएसएम दी इज द एब्रीवेशन ऑफ ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। जी फॉर ग्लोबल, एस फॉर सिस्टम, और आगे एम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। तो जीएसएम जो है इट मीन ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। ठीक है, अब ये जो ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन है ये काम कैसे करता है, कोई बताना चाहेगा जी? हाँ, टावर के जरिए तो करता है, लेकिन करता क्या है ये? इसके दो फंक्शन हैं जी, दो मेजर काम है। एक एक जो ये सेटअप फॉलो करता है उसको कहते हैं सीडीएम में, दूसरा जो सेटअप फॉलो करता है उसको कहते हैं टीडीएम में। सीडीएम में कोड डिविजनल मल्टीपल एक्सेस, टीडीएम में टाइम डिविजनल मल्टीपल एक्सेस। अब ये क्या है? मिसाल के तौर पे कभी आपने देखा है, आप जो सेटअप अपना वो चला रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, वो सारे जीएसएम है टेक्नोलॉजी। अब ये क्या करता है, डाटा को सबसे पहले डिजिटाइज करता है। मींस जो आपका डाटा है उसे कन्वर्ट करता है डिजिटल फॉर्म में ट्रांसमिशन से पहले। नंबर दो, जब डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है फिर उसे कंप्रेस करता है। इसकी एग्जांपल आप ऐसे ले लें, आप लोग जब व्हाट्सएप यूज करते हैं, कभी आपने देखा होगा आपके पास मोबाइल है, आप उसमें पिक्चर लेते हो, पिक्चर आती है 2 MB की, 3 MB की, 4 MB की। लेकिन अगर आपको कोई कहता है यार ये पिक्चर सेंड करना, आप उसको सेंड करते हो 200 KB की, 300 KB की, वो सेंड होती है। तो वो क्या है कि उसने डिजिटाइज करने के बाद डाटा को कंप्रेस कर दिया ताकि जो स्ट्रीमिंग है, प्रोसेस ऑफ स्ट्रीमिंग, वो बल्क डाटा होने की वजह से रुके ना और आपका काम भी हो जाए। अच्छा, तीसरे नंबर पे वो क्या करता है, टू वे स्ट्रीमिंग करता है। अब टू वे स्ट्रीमिंग जो है वो किस तरह होती है? जो स्ट्रीमिंग ए है वो होती है ऑन दी फ्रीक्वेंसी ऑफ 900 मेगाहर्ट्ज, और जो स्ट्रीमिंग बी है वो होती है ऑन दी फ्रीक्वेंसी ऑफ 1800 मेगाहर्ट्ज। अब इसमें फर्क क्या है? कभी आपने देखा है, फॉर एग्जांपल आपने घर में
इंटरनेट कनेक्शन लगवाया हुआ है 4 MB पर सेकेंड का। अब 4 MBPS अगर आपने कनेक्शन लगाया हुआ है, अगर आप डाउनलोड करते हैं तो आपको 3.8, 3.7, 3.9 अप टू 4 MB पर सेकेंड स्पीड आती है डाउनलोडिंग में। लेकिन यही जब आप अपलोड करने लगते हैं डाटा तो फिर आधी रह जाती है। वो जो 2 MBPS अपना 4 MBPS है वो 2 MBPS देता है आपको स्पीड अपलोडिंग की उससे आधी होती है। रीजन, डाउनलोडिंग की उन्होंने फ्रीक्वेंसी सेट की हुई है 1800 मेगाहर्ट्ज, चाहे आपकी कनेक्शन जो है वो कोई भी हो। और डाउनलोडिंग अपलोडिंग की हुई 900 मेगाहर्ट्ज, यानी कि डाउनलोडिंग से आधी है उन्होंने, मतलब कि वो जिसको कहते हैं ना एडवांस सेट या एडवांस चेक कह लें, एडवांस चेक लगाया हुआ है। रीजन, जब आपने चीज डाउनलोड करनी है किसी सर्वर से अपने कंप्यूटर पे, तो आपकी पर्सनल कंप्यूटर है, पर्सनल स्पेस है, आप उसे जैसे चाहे यूटिलाइज कर सकते हो, उनमें स्पेस का इशू नहीं होता, ऐसा है ना। तो इसलिए जो आपके पास लगा हुआ है कनेक्शन, कस्टमाइज कनेक्शन है, उसके अकॉर्डिंग वो चीज आ जाती है। अगर आप अपलोड करने लगते हो तो फिर क्या होता है कि आप सर्वर पे डाटा डायरेक्टली अपलोड कर रहे हो, जिसके ऊपर एट अ टाइम करोड़ों लोग डाटा अपलोड कर रहे हैं पूरी दुनिया से, तो उनके पास जो है वो स्टक ना हो जाए सारा सेटअप, इसलिए अपलोडिंग स्पीड आपकी डाउनलोडिंग स्पीड से हाफ पे रखी हुई है ये, ठीक है। और ये जो चीजें हैं सीडीएम में और टीडीएम में, कोड डिविजनल मल्टीपल एक्सेस और टाइम डिविजनल मल्टीपल एक्सेस, आप लोगों को फॉर एग्जांपल आप मोबाइल नेटवर्क कोई भी यूज करते हैं, उसमें आपने एक नेट पैकेज लगा लिया कि जी आपको एक माह के लिए 15 GB इंटरनेट प्रोवाइड कर दिया गया है, ठीक है। अब आप क्या करते हैं कि एक माह के लिए 15 GB नेट दिया है ना, आपका एक माह तो अभी पूरा नहीं हुआ, 18 दिन हुए हैं, लेकिन आपका 15 GB डाटा खत्म हो गया है। अब बकाया 12 दिन आपके पड़े हैं पैकेज के, लेकिन आपका नेट नहीं चलेगा। क्यों? कोड डिविजनल मल्टीपल एक्सेस कोडिंग की हुई है कि 15 GB से 1 MB भी फालतू डाटा नहीं देना। सेकंड, टाइम डिविजनल मल्टीपल एक्सेस, फिर यही वाली एग्जांपल जो है वो कोड करते हैं। आपने पैकेज किया हुआ 15 GB पर मंथ का, ठीक है, 30 दिन तो पूरे हो गए, लेकिन 15 GB आपने पूरा नहीं खर्च किया, आपने 8, 10 या 12 GB खर्च किया है। अभी आपका नेट 3, 4, 5, 10 GB बकाया पड़ा है, लेकिन महीना पूरा हो गया है तो भी आपका नेट नहीं चलेगा टाइम डिविजनल मल्टीपल एक्सेस की वजह से। तो ये दो सेटअप है, टीडीएम में, सीडीएम में वगैरह, बात समझ रहे हैं? अच्छा, अब इसके बाद जब आप नेट जो है वो पैकेज करते हैं तो हम क्या कहते हैं इस सेटअप को? जीपीआरएस, जो आपका इंटरनेट फैसिलिटी प्रोवाइडर है, जीएसएम का ही एक पार्ट है या ब्रांच है आप कह लें। अब ये जो जीपीआरएस है ये क्या करता है? जीपीआरएस आपको इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करता है, और ये एप्लीकेशन है ग्लोबल पोजीशनिंग, अपना जनरल पैकेट रेडियो सर्विसेज। जी फॉर जनरल, पी फॉर पैकेट, आर फॉर रेडियो, एस फॉर सर्विसेज। अब ये जो जनरल पैकेट रेडियो सर्विसेज है या जीपीआरएस है, इसको एक और चीज भी कहा जाता है, मोबाइल डाटा, या इसको एक और चीज भी कही जाती है विच इज पैकेट डाटा। अक्सर मोबाइल पे ना मैसेज आता है योर पैकेट डाटा हैज बीन एक्सपायर्ड, सुना होगा आपने। तो इसको पैकेट डाटा, वो पॉकेट नहीं, पैकेट है, पैकेट डाटा भी इसी को कहते हैं, मोबाइल डाटा भी इसी को कहते हैं, और जीपीआरएस भी इसको कहते हैं, ठीक है। और एक और चीज इसके बारे में पूछी जाती है कि इसको इंट्रोड्यूस किसने करवाया था? इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय ETSI, यूरोपियन टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, इन 2004। ETSI, यूरोपियन टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, ठीक है, 4। अच्छा, अब इसमें आगे टाइप्स आ जाती हैं, ये देखें जी। सबसे पहले आप लोगों ने कभी अपना मोबाइल देखा होगा, नेट पैकेज किस किस का होता है जी मोबाइल पे? सबका होता है, ठीक है। तो आपने देखा होगा जहां आपके फोन के सिग्नल आ रहे होते हैं
खामोश है यार, कोई बहुत जरूरी बात है तो मेरे साथ कर लें या मुझे बता दें, मैं चुप कर जाता हूँ। सर ये ETS है क्या था implement? यूरोपियन टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। अगर आपकी कोई चीज रह जाती है, आप लोगों ने कल देखा होगा कि मैं क्लास के बाद 10 मिनट तक यहाँ मौजूद रहता हूँ और कहता हूँ किसी का कुछ रह गया है, कुछ पूछना है तो मुझे बताएं। लेकिन दरमियान में जब आप ये चहमगोइयां करना शुरू कर देना, इससे डेकोरम क्लास का जो है वो खराब होता है और दूसरे लोग भी डिस्टर्ब होते हैं। जरूरी नहीं है जो बात आपके लिए अहम है वो बाकियों के लिए भी अहम हो। तो इसलिए जो चीज रह जाए उसको अपने पास हाईलाइट कर लें, निशान लगा लें, टिक कर लें। एट द एंड ऑफ द लेक्चर आप कह सकते हैं सर फलां चीज रह गई थी उसका बता दें। ठीक है। अच्छा, जीपीआरएस जो है, मैंने बताया ये जीपीआरएस या पैकेट डाटा आपने कर लिया। मोबाइल के ऊपर आपके सिग्नल आ रहे हैं, उसके ऊपर एच लिखा हुआ आता है, एच प्लस लिखा हुआ आता है, एलटीई भी आता है। ठीक है। अच्छा जी, ई भी आ जाता है समटाइम्स जब आप ऐसी जगहों पे जाते हैं जहां कवरेज अच्छी नहीं है। तो क्यों आते हैं ये सब? इंटरनेट की स्पीड बताओ। स्पीड वाला किसने बोला? बिल्कुल ठीक कहा, इंटरनेट स्पीड की वजह से। तो ये सब ना सिंबल्स हैं, इंडिकेटर्स हैं, इशारे हैं, इशारे हैं आपको सर्विसेज के बारे में आगाही देने कि इस एरिया में हमारी ये सर्विसेज आ रही हैं जी, इस एरिया में हमारी ये सर्विसेज आ रही हैं। अब जहां ई आ रहा होता है मतलब बिल्कुल ही बेड़ा गर्क हुआ है ना ऐसे। एच आ रहा होता है मीन्स कंपैरेटिवली बेटर, एच प्लस आ रहा है मीन्स बहुत बेटर। ठीक है, 4G आ रहा है, फोर्थ जनरेशन मीन्स बेटर है, LTE आ रहा है मीन्स बहुत बेटर है। समझ रहे हैं ना बात? LTE 4G का सुपीरियर वेरिएंट है जी, अभी ये मैं बताने लगा हूं सारा। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल अब ये जो पैकेट डाटा है आपका या जीपीआर रहता है, इसके अंदर आपने क्या किया, जो टाइप्स हैं, जो इसी की आगे टाइप्स हैं वो क्या है? एक आती है जी HSPSD, जिसको मैं कह रहा हूं एच या एच प्लस लिखा हुआ आ रहा है जी, क्वालिटी अच्छी आ रही है नेट की। तो ये बेसिकली एब्रीविएशन है हाई स्पीड सर्किट स्विच्ड डाटा। ठीक है। ये पेपर में पूछा जाता है कि जी वो एच या एच प्लस लिखा हुआ होता है जो HFCSD के बारे में बता रहा है, ये HFCSD बेसिकली है क्या? HFCSD मीन हाई स्पीड सर्किट स्विच्ड डाटा। क्लियर? उसके बाद स्विच्ड डाटा। अच्छा, उसके बाद सेकंड टर्म इसकी एक और जो है वो क्या होती है? दैट इज एज EDGE, जहां मैंने आपको बताया कि बैंड बजा हुआ होता है नेट का। तो ये किस चीज का एब्रीविएशन है? पेपर में आ जाता है एज किस चीज का एब्रीविएशन है जी, ये बताएं। E फॉर एनहेंस्ड, D फॉर डाटा, G फॉर GSM, E फॉर एनवायरमेंट। एनहेंस्ड डाटा GSM एनवायरमेंट। क्लियर? GSM एनवायरमेंट और GSM अगेन ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। ठीक है। उसके बाद एक और चीज होती है जिसको हम क्या कहते हैं? LTE, लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन। पेपर में क्वेश्चन आता है समटाइम्स, पाकिस्तान में सबसे पहले LTE सर्विस किसने मुतारिफ कराई और कब? नो, वारिस ने मुतारिफ करवाई थी 2007 में। उसका एड अगर आप 2007 का यदि गूगल करें ना, अगर आप या यूट्यूब पे देखें, अभी भी पड़ा होगा, वारिस का एड आता था कि वारिस लाइफ का नेटवर्क, वारिस LTE लाइफ का नेटवर्क। तो पाकिस्तान में सबसे पहले LTE मुतारिफ कराने वाला वारिस था, लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन। ठीक है। 2007 में। समझ गए जी? यहां तक बात समझ आ रही है ना? अच्छा, आगे चलें। जी, मोबाइल फोन फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में, जिस वक्त आपके फोर्थ जनरेशन में क्या था, मैंने कल पढ़ाया आपको, माइक्रो प्रोसेसर। जिस वक्त माइक्रो प्रोसेसर आए हैं उनकी वजह से जो कंप्यूटर था, पर्सनल कंप्यूटर, उसका साइज मजीद सुकड़ के
आपका लैपटॉप बन गया, आपका पाम टॉप बन गया, टैब बन गया, और कल मैंने ये भी बताया था मोबाइल भी इसी जनरेशन की इजाद है। तो वो कब से कब तक था? 1970 कब से कब तक था? कहां तक? 2010 तक। तो ये आफ्टर 2000 अपना आफ्टर 98 जो है ना, 96 97 जीएसएम पैटर्न पे आए हैं। और जीएसएम पैटर्न से पहले जो है ये दूसरे पैटर्न पे चलते थे, ये जो आपके आते थे ना आईटेल और वो दूसरे सारे के सारे सेटअप, मेरा नाम उसका जेहन से निकल गया, उससे पहले 90 आईटेल वगैरह, इंस्टा वगैरह ये आते थे, ये जीएसएम नहीं होते थे। जीएसएम सर्विसेज 97 से ऑनवर्ड जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई गई थी। बाहर के मुल्कों में तो पहले आ गई थी, लेकिन यहाँ पे जो है ना ये इंडो पाक के अंदर 97 टू ऑनवर्ड जो है ये इंट्रोड्यूस करवाई गई थी। अच्छा जी, यहां तक समझ आ गई? अब अगर हम बात करें सॉफ्टवेयर की, तो सॉफ्टवेयर से क्या मुराद है? नॉन फिजिकल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर इज नोन एज सॉफ्टवेयर। जो कंप्यूटर का नॉन फिजिकल कंपोनेंट होगा उसको हम क्या कहेंगे? सॉफ्टवेयर कहेंगे। अब जो सॉफ्टवेयर हैं वो दो तरह के होते हैं। गुड। सिस्टम सॉफ्टवेयर भी कह सकते हैं, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर भी कह सकते हैं, एक ही बात है। सिस्टम सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं कि जिनके बगैर कंप्यूटर नहीं चल सकता। फॉर एग्जाम्पल विंडोज सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर जितना मर्जी अच्छा ले ले, विंडो ना करें चलेगा? विंडो से पहले होता था लिनक्स, उससे पहले होता था यूनिक्स। तो ये सारे के सारे क्या हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर या फिर ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन नहीं, ऑपरेटिंग है। ठीक है, और समझे हैं? अच्छा, एक और चीज जो है वो याद रखिएगा कि पेपर में क्वेश्चन आता है यूनिक्स पहले आया था कि लिनक्स पहले आया था। मैंने आपको बता दिया यूनिक्स पहले आया था, लिनक्स बाद में आया था। ठीक है, यूनिक्स जो है वो आया था 1970 में। जो यूनिक्स है ये आया था 1970 में, और उसके बाद लिनक्स आया था 1991 में। 70 है ये, सॉरी, 1970 में यूनिक्स आया, उसके बाद लिनक्स आया 1991 में। और ये दोनों जो है इनके बारे में एक सिमिलैरिटी है, क्या? ये बोथ जो है देवर मेड बाय या देवर इंट्रोड्यूस बाय बेल लेबोरेटरी। ठीक है, अच्छा जी, यहां तक समझ आ गई? अब बात करते हैं। अच्छा सर, ये जो डॉट्स है ये कब है? जी, अच्छा जी, अब बात करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, कि वो क्या होते हैं? ऐसे सॉफ्टवेयर के जिनके बगैर भी कंप्यूटर चल सकता है, जिनको आप कर लेंगे तो वो आपको चार चांद लगा देंगे, आपको मजीद जो है वो रिफाइंड क्वालिटी देंगे जो आप करना चाह रहे हैं आपकी मर्जी के मुताबिक। लेकिन अगर आप उनको नहीं करेंगे तो कंप्यूटर की सेहत पे कोई असर नहीं होता, कंप्यूटर अपना काम करता रहेगा। उनको कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के जिनके बगैर भी कंप्यूटर चल सकता है। फॉर एग्जाम्पल एमएस ऑफिस, गूगल क्रोम, विंडो मीडिया प्लेयर, वीएलसी व्यूअर, ये सारे के सारे क्या हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं कि इनको अगर आप ना करें इंस्टॉल तो इनके बगैर भी कंप्यूटर चल जाएगा। ठीक है ना? तो ये मेजर डिफरेंस होता है एप्लीकेशन और ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर के दरमियान। अब कुछ क्वेश्चंस हैं। सर विंडोज का बता दे, वो कब इंट्रोड्यूस हुए थे? क्या? विंडोज कब इंट्रोड्यूस हुई थी सर? विंडोज जो है ये, इसके बारे में कहीं पे 96 आता है और कहीं पे 94 आता है। ठीक है, लेकिन मुझे जहां तक मतलब कि सही लगता है ना, आई थिंक 96 है। मेरा आइडिया है, कंफर्म नहीं है, लेकिन मैंने कई जगहों पे देखा है 94 भी है, लेकिन मेरा जहां तक आइडिया वो 96 है। ठीक है, इसको कंफर्म करके आपको बता दूंगा नेक्स्ट इंशाल्लाह। वही मेरा जहां तक ख्याल है ना, मैंने जो देखा वो 96 देखा है।
97 तो इनका ऑफिशियल वर्जन भी था ना, 98 97। अच्छा खैर, इंट्रोड्यूस होना और चीज है, ऑफिशियली अवेलेबल होना और चीज है, मैं इंट्रोडक्शन की बात कर रहा हूं। अच्छा, कुछ चीजें हैं जिनके बारे में पूछते हैं पेपर में। वो कहते हैं एक डिवाइस होती है जिसको हम कहते हैं लाइट सेंसिंग डिवाइस। ये किस लिए यूज होती है, कोई बताएगा? जी, लाइट को सेंस करने के लिए। लाइट सेंसिंग डिवाइस ये बेसिकली पिक्चर्स क्रिएट करने के लिए होती है, या कहीं से डाटा रीड करने के लिए होती है। जैसे अभी हमने एग्जांपल दी थी बारकोड वाली, ठीक है ना, तो ये सारी की सारी जो है ये लाइट सेंसिंग डिवाइसेस होती हैं, ठीक है। और इसके अलावा एक चीज होती है सीडी। सीडी का एब्रीविएशन पूछते हैं जी, कॉम्पैक्ट डिस्क। जी, अभी सारा कुछ बताता हूं आपको। डिजिटल और एनालॉग में क्या फर्क होता है, कोई बताएगा? एनालॉग वो है जो जैसे पुराना मीटर आता था ना, जो मतलब डिजिटल नहीं होता था, और डिजिटल मतलब जो इलेक्ट्रिक होता है। मैकेनिकल फॉर्म में जो होगा उसको एनालॉग कहेंगे, और इलेक्ट्रिकल फॉर्म में जो होगा उसको जो नॉन मैकेनिकल फॉर्म होगा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में वो डिजिटल है, और जो मैकेनिकल फॉर्म में है दैट इज एनालॉग। ठीक है, सिंपल सी बात है। अच्छा जी, जैसे आप टीवी देख लेते थे, अब डिजिटल है, आप रिमोट में नंबर से चेंज कर लेते हैं। पहले एनालॉग फॉर्म आते थे, वो चैनल की चरखी सी बनी हुई होती थी, वो तर 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 करके चैनल घुमाते थे, वो चेंज हो जाते थे। तो ये फर्क है डिजिटल और एनालॉग का। अच्छा, अच्छा इसके सर, ये जो बाद 001 में डिजिटल यार माइक और ऑफ वेव भी करना, एनालॉग है सर। अहमद अफजाल अपना माइक ऑफ करें। सर मैं बता रहा था कुछ सर। चलो मैं आपको म्यूट कर रहा हूं जी। अच्छा जी, फादर्स की हमने कल बात की थी, तीन जिनके बारे में मेजर क्वेश्चंस करते हैं, फादर ऑफ इंटरनेट, फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस और फादर ऑफ कंप्यूटर। पता है ना, किस किस को पता है? बाकियों को क्यों नहीं पता? फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज, फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस एलन टर्निंग, और फादर ऑफ इंटरनेट इन्वेंटर। अच्छा जी, इसके बाद जो आपकी फ्लॉपी होती है, फ्लॉपी का स्टोरेज साइज क्या होता है? 2.44 गुड। फ्लॉपी का साइज क्या होता है? वो तो स्टोरेज कैपेसिटी है, मैं साइज पूछ रहा हूं, पेपर में पूछते हैं। 3.5 इंचेस। याद रखिएगा, फ्लॉपी का जो स्टैंडर्ड साइज है दैट इज 3.5 इंचेस, और उसकी स्टोरेज कैपेसिटी है 1.44 MB। ठीक है, 1.44। सीडी का साइज कितना होता है? साइज कह रहा हूं, साइज, साइज क्या होता है सीडी का? 4.7 इंचेस। ये पेपर में पूछी जाती है चीजें, इसलिए आपको बता रहा हूं, ये एग्जैक्ट आपको पता होनी चाहिए। सीडी का जो साइज है कॉम्पैक्ट डिस्क का दैट इज 4.7 इंचेस। फ्लॉपी का 3.5 इंचेस, सीडी का 4.7 इंचेस। ठीक है, स्टोरेज कैपेसिटी भी बताता हूं, इतनी जल्दी क्या है। सीडी का वेट भी पूछा जाता है, कितना वेट होता है? हैं? आपने घर बनाई हुई है? अच्छा ना, कुछ लोगों को ना वो होता है, मतलब कि एक हवा होता है कि मैंने हर चीज का जवाब देना, चाहे गलत ही क्यों ना हो। अच्छी बात है, कोई नहीं, गलती होगी हम ठीक करवा देंगे, लेकिन कॉन्फिडेंस बड़ी अच्छी चीज है, ओवर कॉन्फिडेंस बड़ी बुरी बात है। अच्छा जी, मैं बात कर रहा था कॉम्पैक्ट डिस्क की वेट की। अच्छा जी, इसका वेट होता है 15 ग्राम से 20 ग्राम। देखें, जब भी वेट ऑफ सीडी की बात आएगी तो लिखा होगा 15 to 20 ग्राम। अब ऐसा क्यों है?
और भाई या तो 15 ग्राम लिखे या 20 ग्राम लिखे। कुछ सीरीज डीवीडीज होती है ना, फिर वही बात, रोज पानी की पैटर्न ज्यादा काम होता है, म्यूट लगा अफसोस कि मैं म्यूट कर नहीं सकता, ऑनलाइन में म्यूट कर, आपको फील नहीं होता। मैं ये कह रहा हूं 15 to 20 ये एक चीज क्यों नहीं, या 15 लिख दें या 20 लिख दें, या दोनों क्यों लिख रहे हैं साहब? इसकी रीजन क्या है? वेरिएशन आ रही है तो कहां आ रही है, क्यों आ रही है उसका देखें, हर चीज का दुनिया में कोई ना कोई मकसद होता है। मैं ये पूछना चाह रहा हूं, मेरी बात को समझे, ये क्यों लिखा हुआ है 15 से 20 ग्राम, 15 ग्राम लिख दें या 20 ग्राम लिख दें? ओ भाई डेटा का वेट होता है। नहीं होता, नहीं होता। बनते वक्त उसमें मैंने आपको ये कहा नहीं, आप कपड़ा थोड़ी लेने गए, गलती का तो भारी होगा। सर मान ली चलें जी, सारी बातें छोड़ें, साबित करें, साबित करें, बाकी बाद में पढ़ेंगे, तब करें। मैं अच्छा चले, मैं कह रहा हूँ आप गलत, मुझे लगता है दोनों को कैप्चर करके ना। अच्छा मैं कह रहा हूँ आप गलत कह रही हैं, प्रूव करें। मैं कर दूं प्रूव, मुझे इजाजत देंगी? इजाजत है, बोलूं? 15 to 20 ग्राम इसलिए लिखा आता है कि इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है या मेमोरी है वो वेरी करती है, वेरिएशन उसमें है। जब भी आप इसकी स्टोरेज की बात करेंगे तो वो लिखा होगा 650 to 700 MB। जो सीडी 15 ग्राम की होगी उसकी स्टोरेज कैपेसिटी 650 MB होगी, जो सीडी 20 ग्राम की होगी उसकी स्टोरेज कैपेसिटी 700 MB होगी। ये रीजन है, ये रीजन है इसकी, समझे? वजह क्या है? हाँ, मतलब उसके हिसाब से उसकी जो मतलब के वॉल्यूम है ना वो इनहेंस कर दिया जाता है, क्योंकि जो इसकी रीडिंग कैपेसिटी है वो बेस करती है इसके वॉल्यूम पे, ठीक है ना, क्वालिटी नहीं करती। अच्छा अच्छा चलें, एक और चीज है जिसके बारे में पूछा जाता है, MITR, ये क्या बला है, कोई बताएगा? अब हम बात करते हैं बैंक अकाउंट किसका है जी। अब आप सारे बताएंगे, आप सबको पता है, लेकिन वो कहते हैं ना कि कॉन्शियस मेमोरी में नहीं होती बात, पता आपको है आप मैग्नेटिक इंक, जी, मैग्नेटिक इंक करैक्टर जो होती है चेक के ऊपर भी होते हैं निशान। R for recognition, M for magnetic, I for ink, C for character, R for recognition। MICR is the abbreviation of magnetic ink character recognition। अब ये MICR यूज कहां होता है? बैंक में। तीसरा इसके बारे में जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि ये किस काम के लिए, इसका पर्पस क्या है, कोई बताएगा पर्पस क्या है जी? बताएं, किसी को नहीं पता? सर ये हमारे पास एक सीक्रेट कोड को जो है ना, कोई भी सीक्रेट इंफॉर्मेशन है उसके लिए यूज करते हैं, ताकि कोई अदर पर्सन, जिस तरह हमें नहीं पता कि इस कोड के अंदर बैंक वाले चेक के ऊपर क्या लिखा हुआ है, नहीं 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 अकाउंट्स डिटेल। नहीं 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 नहीं, दैट इज समथिंग एल्स। ये जो MICR है ना, इसका एक ही पर्पस होता है, दैट इज रैंडम डाटा एक्सेस। कि मिसाल के तौर पे बैंक के अंदर ना डाटा अरेंज हुआ पड़ा होता है अकाउंट नंबर के हिसाब से, अल्फाबेट्स के हिसाब से या किसी और के हिसाब से। अब 10,000 या 10 लाख अकाउंट है एक बैंक के अंदर, तो उसमें हम तरतीब से एक बंदे का, मिस्टर फरहान का अकाउंट ढूंढने लग जाए तो हमें साल लग जाएगा।
तो हम वहां MICR यूज करते हैं, वो नाम जो है वो हमारा रेंडमली एक्सेस कर लेता है, चाहे हम वहां सीरियल नंबर 2,04,900 कुछ पे पड़े, मैं एक मिसाल दे रहा हूं, तो वो स्टेप वाइज वहां जाने की बजाय रैंडमली आपका डाटा वहां से पिक करके दरमियान से निकाल के ऊपर लाके डिस्प्ले कर देगा कि देखें जी ये MICR का फंक्शन ये होता है। एग्जांपल, लाखों अकाउंट है बैंक में, आप अपना अकाउंट नंबर दें, आपका डाटा खुल के आ जाएगा। मतलब यूनिकनेस जो सिर्फ आपकी और किसी की ना हो, आप अपना मदर नेम पूछते हैं ना बैंक वाले, वो दें, आपका डाटा खुल के आ जाएगा। आप अपना NIC नंबर दें, आपका डाटा खुल के आ जाएगा। आप अपना मोबाइल नंबर दें, आपका डाटा खुल के आ जाएगा। रैंडम एक्सेस होगी ना, दरमियान से आपका डाटा फैच करके उन्होंने डिस्प्ले कर दिया है, ऐसा हुआ ना। तो इस पर्पस के लिए ये यूज होता है MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजर। ठीक हो गया जी? जी कोई क्वेश्चन है? अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें, एक चीज है जी कैड, कैड या ऑटो कैड, जिसमें हम डिजाइनिंग वगैरह करते हैं। तो वो पेपर में क्वेश्चन आता है कैड किस चीज का एब्रीविएशन है जी? गुड, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, मतलब ऐसे डिजाइन जो कंप्यूटर की मदद से बनाए जाते हैं उनको कैड कहते हैं, कंप्यूटर एडेड डिजाइन कहते हैं। ये सॉफ्टवेयर बेसिकली बना भी इसीलिए ना, नए नए डिजाइन लोगों ने घरों के बड़े जबरदस्त किस्म के डिजाइन जो है वो ये कैड या ऑटो कैड के जरिए बनाना शुरू कर दिए थे। सर A stands for कंप्यूटर। एक चीज है जी एम्बेडेड सिस्टम, ये क्या बना है? व्हाट इज एम्बेडेड सिस्टम? कोई बताएगा? सिलिकॉन चिप्स के ऊपर अपना चिप्स को एम्बेड करते हैं। वो अलग चीज है। वो तब होती है जब आपने एक स्पेसिफिक प्लानिंग के थ्रू किसी एक स्पेसिफाइड या प्री डिफाइंड चीज की मेमोरी को एनहेंस करना हो एक्सटर्नली। वो इंटरनली नहीं होती और वो टेम्परेरी होती है, परमानेंट भी नहीं होती। वो और चीज है, मैं और चीज बता रहा हूं। एम्बेडेड से मुराद वो नहीं है। एम्बेडेड सिस्टम से क्या मुराद है? कोई बताएगा? एम्बेडेड सिस्टम्स से मुराद ऐसे कंप्यूटर हैं जो बड़ी बड़ी मशीनरी को कंट्रोल करते हैं। फैक्ट्री में चले जाएं, आप देखते हैं ये पेप्सी फैक्ट्री में चले जाएं, यहाँ प्लांट जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो चल रहा है, बॉटल्स लेके भी जा रहा है, फिलिंग भी हो रही है, तो कैप भी लग रही है, उनकी पैकिंग भी हो रही है। कोई तो उसको कर रहा है ना, वो कंप्यूटर कर रहा है, उसी के मुताबिक वो चलता है, स्पीड उसकी मुताबिक होती है, क्वांटिटी उसके मुताबिक होती है, एक्यूरेसी उसके मुताबिक होती है, जो आप डिफाइन करते हैं उसके ऊपर। तो वो कंप्यूटर जो उस मशीनरी को, प्लांट को, इंस्टॉलेशन को चला रहा है, उसको एम्बेडेड सिस्टम कहते हैं। पेट्रोल पंप पे जाते हैं, पेट्रोल पंप के ऊपर वो मशीन लगी हुई है जिसके थ्रू आप फ्यूलिंग करते हैं। वो भी वो 4, 6, 8 मशीनें जो एक पंप के ऊपर लगी हुई हैं, वो एक कंप्यूटर कंट्रोल कर रहा है, उस कंप्यूटर को एम्बेडेड सिस्टम कहते हैं। समझ आ गई? हर वो सिस्टम जो किसी बड़ी मशीनरी को ऑपरेट करने में, चलाने में यूज होता है, उसको हम एम्बेडेड सिस्टम कहते हैं। अच्छा, अब एम्बेडेड सॉफ्टवेयर क्या होता है? गुड, एम्बेडेड सिस्टम को चलाने के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज होता है उसको एम्बेडेड सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है? अच्छा, इसके बाद एक चीज होती है डाटा, एक चीज होती है इंफॉर्मेशन। इन दोनों में क्या फर्क होता है? सर डाटा जो है फैक्ट्स और फिगर का मजमुआ होता है, इंफॉर्मेशन जो होती है ये जो मुख्तलिफ डाटा को मिला के बनाई जाती है। गलत। सर इंफॉर्मेशन जो डाटा होता है जो ऑर्गेनाइज नहीं होती। गुड जी, डाटा नॉन प्रोसेस इंफॉर्मेशन को कहते हैं, जबकि इंफॉर्मेशन Good. डाटा होता है। सिंपल सी बात है, जो अरेंज्ड फॉर्म ऑफ डाटा है वो इंफॉर्मेशन है,
जो नॉन अरेंज्ड फॉर्म ऑफ डाटा है जिससे आप कोई मीनिंग नहीं निकाल सकते, वो डाटा है। अगर अल्फाबेट्स, सिंबल्स, पिक्चर्स, पिक्टोरियल्स या किसी भी किस्म का फिजिकल एलिमेंट, उसको हम डाटा कहते हैं ना, न्यूमेरिक है, अल्फाबेटिक है, सिंबल्स है, साइंस है, पिक्चर्स है, कुछ भी है, ये सब डाटा है, ठीक है। और ये नॉन अरेंज्ड फॉर्म में है। लेकिन इसी को अगर आप अरेंज्ड फॉर्म में लिखते हैं डाटा को, तो जिससे कोई मीनिंग निकल आए, कोई मतलब समझ आ जाए, तो इसको हम क्या कहते हैं? इंफॉर्मेशन। मिसाल के तौर पे, आपका नाम क्या है? जीनत, अलवीना, ALVEENA, ये है इंफॉर्मेशन। डाटा है, अरेंज है, सिंक्रोनाइज होता है हमारे माइंड के साथ, पता चलता है हमें कि ये क्या कहना चाह रहे हैं अल्फाज। अब मैं क्या करूंगा? AANELV मीन्स मतलब के ये जो डाटा है ये आपको मीनिंग प्रोवाइड नहीं कर रहा कि आप क्या लिखना चाह रहे हैं। ये डाटा है नॉन अरेंज्ड फॉर्म ऑफ अल्फाबेट, सिंबल, न्यूमेरिक वैल्यू या फिर पिक्चर या कोई भी चीज, किसी भी चीज की नॉन अरेंज्ड फॉर्म जो है वो डाटा है। अरेंज्ड फॉर्म जिससे हम कोई मीनिंग क्रिएट कर सकते हैं, मीनिंग डिराइव कर सकते हैं, उसको हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। जी, पिक्चर भी है। हर वो चीज जो एक यूनिकनेस रखती है किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से, वो डाटा है। यहां तक कि एक ब्लैंक पेज है जिसके ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ, वो डाटा है। अगर आप इसको लीगल लेके चले ना, लीगल वैल्यूज में, तो एक हमारा QSO, कानून शहादत ऑर्डिनेंस, उसके अंदर ये है कि हर वो चीज जो आप प्रेजेंट कर सकें कोर्ट के अंदर, वो क्या होता है? डाटा है। मतलब जिसको एज एविडेंस जो है वो प्रूव कर सके। मिसाल के तौर पे कहीं पे गए थे, आपको ड्रॉप्स मिले हैं, ब्लड के हैं, किसी और चीज के हैं, तो वो भी एज अ डाटा आप पुट कर सकते हैं, ठीक है। दस्तावेज, डॉक्यूमेंट, उसके ऊपर कोई ड्रॉप गिर गया है, पेज है ना, ये पेज है मिसाल के तौर पे, या ये डस्टर है, या ये मार्कर है, इसके ऊपर भी अगर कुछ गिर गया है, आप इसको कोर्ट में प्रेजेंट करने लगे हैं, तो ये भी आपका एक डॉक्यूमेंट है। डॉक्यूमेंट के लिए जरूरी नहीं होता कि अल्फाज हो, सिंबल देखें, एक पेज है, उसके ऊपर ये टेढ़ी मेढ़ी लाइन लगी हुई है, ठीक है, ये भी डाटा है जिसका कुछ नहीं समझ आ रहा। ये सिंबल्स हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, नॉन इक्वल टू, ये सारे का सारा ये भी सिंबल है, ये भी डाटा है। ये न्यूमेरिक वैल्यूज है 1 2 3, ये भी डाटा है। ये अल्फाबेटिक वैल्यूज हैं ABCD, ये भी डाटा है, ठीक है। पिक्चर्स बनी हुई हैं, ये भी डाटा है, ठीक है। अच्छा, पिक्टोग्राम्स होते हैं कई, ये मिसाल के तौर पे एक आपके पास जो है ये बनी हुई है, ठीक है। उसके बाद अगली पिक्चर जो है वो यूं बनी हुई है, तीसरी पिक्चर जो है वो यूं बनी हुई है, और चौथी पिक्चर जो है वो यूं बनी हुई है। मतलब एक तरतीब से जा रहे हैं, जिसको पिक्टोग्राम्स कहते हैं। भाई एक तस्वीर का दूसरी तस्वीर के साथ कोई ना कोई लिंक है, एक अरेंज्ड फॉर्म में या नॉन अरेंज फॉर्म में, ये सारे का सारा क्या कहलाता है? डाटा कहलाता है। ये सब डाटा है, ठीक है। तो याद रखिएगा, किसी भी फॉर्म की फिजिकल अपीयरेंस, किसी भी फॉर्म में डाटा है, वो फिजिकली अपीयर है, लेकिन वो नॉन अरेंज्ड फॉर्म में है और उससे कोई मीनिंग क्रिएट नहीं हो रहा, तो वो डाटा है। लेकिन अगर वो अरेंज्ड फॉर्म में है और उससे एक मीनिंग क्रिएट हो रहा है, तो फिर वो क्या है? इंफॉर्मेशन है। इसके बाद एक चीज होती है डॉस, उसका एब्रीवेशन पूछा जाता है। डॉस मींस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये विंडोज से पहले, विंडोज नहीं करते तो वो कमांड बेस्ड आप जो है वो विंडो कर लेते हैं कि इतनी इसकी पार्टीशन होनी चाहिए, ये इसकी फंक्शनिंग होनी चाहिए।
विंडोज की सीडी जिस वक्त नहीं आई थी, बूटेबल सीडी, तो लोग क्या करते थे, कंप्यूटर उठा के खान प्लाजा ले जाते थे, यार इससे जरा विंडो तो कर दो, वाया डॉस जो है वो बैठ के कर देते थे, 300 रुपया लिया करते थे, है ना, कमांड लगा के। तो उसको डॉस कहते हैं। डॉस मींस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद बायोस क्या होता है? BIOS। यस, बायोस जो है ये एब्रिविएशन है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। एक लैंग्वेज है कंप्यूटर की जिसको कोबोल कहा जाता है। ये मैं यहां लिख भी देता हूं, इसको रेज कर दें जरा। ये लिखा हुआ है COBOL, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कोबोल जो है ये एब्रीवेशन है, ठीक है, बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। CO इकट्ठा है, कॉमन के लिए है, बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कहते हैं बूट प्रोसेस जो है ये क्या परफॉर्म करता है? बूट प्रोसेस जो है, मतलब आप देखते हैं ना बूटेबल सीडी है जी, उसका क्या मतलब होता है? अपने आप चलने वाली। आपने एक बार डाल दिया, कमांड लगा दी, वो आपका काम कर देगी। जैसे विंडोज मैंने बताया बूटेबल आ जाती हैं, आपको पता ही होगा कि बस सीडी डाली और कंप्यूटर में विंडो खुद ब खुद इंस्टॉल हो गई, पता है ना आपको। तो वो कहता है बूट प्रोसेस रिफ्लेक्ट्स या शोज, क्या शो करता है? इसको कहते हैं पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, कि कंप्यूटर खुद ब खुद जो है वो अपना वर्क जो है वो करता है एज पर कमांड गिवन बाय द यूजर। तो बूट प्रोसेस को कहते हैं पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। अच्छा, एक और चीज है जिसका पेपर में पूछा जाता था अभी रिसेंटली, स्पूफिंग। स्पूफिंग क्या होता है, कोई बताएगा? हाँ अहमद, मिसाल के तौर पर अहमद ने अपना ईमेल आईडी बनाया, आपका नाम क्या है? अजीम ने अहमद के आईडी का पासवर्ड चुरा लिया, चेंज नहीं किया, सिर्फ चुरा लिया। इसने कहीं पासवर्ड लगाया, ये ऐसे बैठा देख रहा था, अब इसको भी पता चल गया इसका पासवर्ड क्या है। दैट इज स्पूफिंग, साइबर क्राइम में आता है ये। 50,000 रुपीज फाइन था इस पे, अब 2 लाख तक हो गया है जी। अब आपने अपना पासवर्ड जिस भी चीज का रखा हुआ है ना, ईमेल का है, किसी और चीज का है, आपका पासवर्ड किसी ने चुरा लिया है, उसको भी पता चल गया, तो वो स्पूफिंग कर रहा है आपके साथ जी। मोबाइल पासवर्ड भी, ये भी जुर्म है, उसका भी यही फाइन है जी। नहीं, अगर वो यूज वो तभी कर सकता है ना, मिसाल के तौर पे ये मोबाइल का पासवर्ड वो लोग जो है ना चुराते हैं जो आपके फैमिली मेंबर्स हैं, आपके कजन वगैरह हैं, आपके साथ रहते हैं, आते जाते साथ हैं, ट्रेवल कर रहे हैं आप, उनको आपका पासवर्ड पता है फोन का, आपकी आंख लग गई, उन्होंने आपका फोन पकड़ा, पासवर्ड खोला और शुरू हो गया, कोई भी काम कर रहे हैं उल्टा सीधा, तो वो स्पूफिंग के जुमरे में आता है। मतलब आपका पासवर्ड, स्टीलिंग योर पासवर्ड इज नोन एज स्पूफिंग, ठीक है। एक और चीज होती है आइडेंटिटी थेफ्ट। ये क्या होता है? आइडेंटिटी थेफ्ट, यस यस। और कोई? कोई बताएगा? और इस इसमें अपनी शनाख्त छुपाना नहीं है, इसमें किसी की शनाख्त चोरी कर लेना। अब मिसाल के तौर पे आपका नाम क्या है? अमरीन। अमरीन ने जो है वो एक आईडी नहीं बनाई थी, अमरीन की फेसबुक पे या यूट्यूब पे कोई आईडी नहीं है। कोई और भाई साहब जो हैं वो अमरीन की पिक्चर्स लेके अमरीन का पर्सनल डाटा जो है वो पता करके वो बना लेते हैं आईडी।
ठीक है, तस्वीरें अमरीन की लगा दी, शो कर दिया नेम अमरीन, फादर्स नेम डैश, एज डैश, क्वालिफिकेशन डैश। अब डाटा इनका है, लेकिन इन्होंने जब देखा इन्होंने कहा ये तो है ही नहीं, ये तो मेरा है ही नहीं, मैं हूं ही नहीं। ये अक्सर लोगों के साथ होता है ना। तो ये क्या कहलाता है? आइडेंटिटी थेफ्ट, किसी की आइडेंटिटी चुरा लेना। ये भी साइबर क्राइम में आता है। इसमें मिनिमम फाइन 50 लाख रुपए है और 3 साल तक कैद भी है। हाँ, और इन पे FIR भी होती हैं। अब ये जो है इसको FIA डील कर रहे हैं, यहाँ FIA के पास बड़े केस हैं इस किस्म के। लोगों को पता नहीं है ना कि हमने कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करना है। हाँ, तो ये FIA डील करता है, साइबर क्राइम में आता है। ऑनलाइन जितने भी क्राइम है, साइबर क्राइम जो जितने भी हैं, वो सारे के सारे FIA डील करता है। अच्छा, मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये चीजें आती हैं। अच्छा जी, मैलिशियस सॉफ्टवेयर से क्या मुराद है? नुकसानदेह सॉफ्टवेयर, वायरस वगैरह, इनको मैलिशियस सॉफ्टवेयर कहते हैं, जो आपके कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर को डैमेज कर सकते हैं। इनको मैलिशियस सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है। अच्छा, एक चीज स्पाई बूट, इसका क्या मतलब है? ये मैं यहां लिख रहा हूं, ये देखें, स्पाई बूट। ये क्या है? स्पाइंग तो आपको पता है, जासूसी को कहते हैं। स्पाई बूट क्या है? डाटा ट्रेस करना दोबारा से, अगर इसके द्वारा डाटा यूज होता है तो दोबारा से नहीं नहीं, नहीं, ऑटोमेटिकली जासूसी का शुरू हो जाना। नाम से आपने अंदाजा लगाया, किसी हद तक बात ठीक है। ऑटोमेटिकली जासूसी और आपको पता ही नहीं है। इसमें ये होता है, एक शख्स का इंटरनेट पे मौजूद डाटा आपने उसका पासवर्ड क्रैक करके चोरी किया और वाया इंटरनेट किसी तीसरे शख्स को भेज दिया। इसको कहेंगे स्पाई बूटिंग। ठीक है, एक दफा फिर सुन ले। 3 लोग हम यहां पे नॉमिनेट करते हैं, एक अलवीना, एक अमरीन, तीसरा अहमद। अब अलवीना ने अमरीन का डाटा वाया इंटरनेट चोरी किया और उसको थ्रू इंटरनेट अहमद को सेंड कर दिया। दिस इज कॉल्ड स्पाई बूटिंग। अच्छा, इसमें एक और चीज भी है, इन्होंने इनका डाटा जो है वो निकाला, स्पाइंग की, डाटा की, जासूसी की, डाटा चुरा लिया, डाटा थेफ्ट कर लिया। लेकिन थेफ्ट करने के बाद उसको हार्ड फॉर्म में थ्रू कोरियर अहमद को भेज दिया या फिजिकली जाके अहमद को दे आए, तो ये स्पाई बूटिंग नहीं होगा। इसमें जो आफ्टर इलेक्ट्रॉनिक ट्रेसपासिंग किसी तीसरे शख्स को थ्रू इंटरनेट भेजना जरूरी है, देन ये स्पाई बूटिंग है। अदरवाइज सिर्फ स्पाइंग है। स्पाई बूटिंग, वाया इंटरनेट किसी का डाटा चुराया और वाया इंटरनेट ही किसी तीसरे शख्स को भेज दिया, दैट इज कॉल्ड स्पाई बूटिंग। समझ आ गई बात की? इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक ट्रेसपास। ट्रेसपास आपने पढ़ा होगा, क्या होता है? गुड। तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रेसपास, इलेक्ट्रॉनिकली किसी की जो मलकियत है उसके अंदर गैर कानूनी तौर पे आप दखल अंदाजी करें तो उसको इलेक्ट्रॉनिक ट्रेसपास कहेंगे, आसान अल्फाज में। ट्रेसपास कहते हैं बगैर इजाजत आपकी हदूद में दाखला। सिंपल सी बात है। ठीक है, मिसाल के तौर पे ये लाइन है, इस लाइन से इस तरफ ये आपकी हदूद है सारी। ठीक है, मैं आपकी मर्जी के बगैर यहां पर आ गया हूं, ये मैंने ट्रेसपास किया, ठीक है ना। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक ट्रेसपास क्या होता है? आपकी ईमेल आईडी है, आपने उसको सिक्योर किया हुआ एक पासवर्ड लगा के, मैंने उसको हैक किया, हैक करके क्रैक किया, चेंज कर दिया यार। पहले क्या था आइडेंटिटी उसमें स्पूफिंग में कि सिर्फ पासवर्ड चोरी कर लिया, अब चोरी करके उसे चेंज भी कर दिया। ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रेसपास है। ठीक है। अच्छा, एक और चीज, सर स्पाई कैमरास ये भी तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का यूज होगा, ये तो नहीं होगी इलेक्ट्रॉनिक ट्रेसपास? ये भी है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेसपास में आता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ये ड्रोन आप यूज कर रहे हैं जासूसी के लिए, ये भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रेसपास में आता है कि इलेक्ट्रॉनिकली आप दखल अंदाजी कर रहे हैं ना किसी की पर्सनल लाइफ के अंदर, तो ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रेसपास है। पता है इसका फाइन कितना है?
किस चीज का? ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रेसपास का 50 लाख 5 मिलियन पाकिस्तानी रुपीज। कौन से किस तरह से उसको प्रोसेस है? अगर सर साफ करोगे एक पाकिस्तान के बंदी का तो दूसरे मुल्क का है आके इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर करते हैं, फिर क्या बात होगी? दूसरे मुल्क का आके अगर वो यहाँ पे करेगा, इंडियन अगर वो यहाँ पे करेगा तो उसके ऊपर इसी मुल्क का कानून नाफिज होगा। अगर वो बाहर करेगा फिर बाहर के मुल्क का कानून नाफिज होगा। जिस सरजमीन पे आप खड़े हैं उसी सरजमीन का कानून जो है ना वो नाफिज होता है आप पे। ठीक है। सर इसलिए तो फौज ने जो है स्पाई बंद कर दिया है, इलेक्ट्रॉनिक से स्पाई चीजें आप सेल आउट कर ही नहीं सकते। हाँ 2020 के 11वें 12वें महीने में हाँ जी, सख्ती वो अफगानियों ने इस तरह की चीजें बड़ी सख्ती कर दी थी ना, पता ही होगा आपको। उससे फिर लोग जो हैं वो मुस्तफीद होने लग गए थे बहुत ज्यादा, और उसको फिर गैर कानूनी तौर पे भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। इस वजह से फिर उन पे पाबंदियां लगाना जो है वो जरूरी हो गया था। ठीक है। स्वाट की चीजें जो हैं वो आपको 2-2 हजार में लाहौर से मिलने लग गए तो पीछे आपके पास क्या बचा। अच्छा खैर, एक और चीज है जिसको यूएसपी भी कहते हैं। यूएसपी एब्रिविएशन किस चीज का ये पूछा जाता है, आपको पता ही होगा, यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है। अक्सर लोग कहते हैं यूनिवर्सल स्टोरेज बस, बट स्टोरेज नहीं है, सीरियल है, यूनिवर्सल सीरियल बस। अब इसमें जो आखिरी लफ्ज है बस, BUS बस, ये भी एब्रिविएशन है। ये किस चीज का एब्रिविएशन है, कौन बताएगा? ये जो लिखा हुआ है ना हमने BUS बस, दिस इज द एब्रिविएशन ऑफ बाइनरी यूनिट सिस्टम। तो बस या यूएसबी का पूरा मतलब हुआ यूनिवर्सल सीरियल बाइनरी यूनिट सिस्टम। समझ आ गई? हाँ जी, काफी है कि और करें? हमने ये डिस्कस किया था टीडीएम में और पीडीएम में, 2 वे में कर रहा है। टीडीएम में टाइम डिविजनल मल्टीपल एक्सेस, पीडीएम में कोड डिविजनल मल्टीपल एक्सेस। कोड डिविजनल जहां थ्रू कोडिंग हो जाएगी 2 MB 3 MB 4 MB 5 MB 10 MB या जीबी या टीबी डाटा आपको प्रोवाइड करना है, ये है कोड डिवीजन। एग्जांपल मैंने दी थी, आपने 20 GB डाटा करवाया 1 माह के लिए। ठीक है, 1 माह अभी खत्म नहीं हुआ, आपने 15 दिन में ही 20 GB डाटा उड़ा दिया, तो 16वें दिन आपको नेट नहीं चलेगा। भाई टाइम तो आपका पड़ा है अभी, लेकिन वो कोडिंग हुई है कि आपको 20 GB से ऊपर नहीं देना 1 MB भी। ये है कोड डिविजनल मल्टीपल एक्सेस। टाइम डिविजनल मल्टीपल एक्सेस कि आपने 1 माह के लिए डाटा पैकेज किया है, आपका डाटा पड़ा है 20 GB में से आपने 10 GB यूज किया, 10 पड़ा है, लेकिन आपका महीना पूरा हो गया है, तो वो जो 10 GB है वो आप यूज नहीं कर सकते, आपको नए सिरे से पैकेज करवाना पड़ेगा। ये फर्क है टीडीएम में और सीडीएम में, कोड डिविजनल और टाइम डिविजनल मल्टीपल एक्सेस। हाँ बताया तो है, जनरल पैकेट रेडियो सर्विसेज। जी और किसी का कोई क्वेश्चन? जी मलेशियन सॉफ्टवेयर मीन्स वो सॉफ्टवेयर जिससे आपको नुकसान। अच्छा जी, एक सेकंड, जाते जाते सॉफ्टवेयर से मुझे एक और चीज याद आ गई। मलेशियन सॉफ्टवेयर आपको बता चुका हूं कि जो नुकसानदेह सॉफ्टवेयर है, एक चीज होती है हार्डवेयर, डिस्कस किया, एक चीज होती है सॉफ्टवेयर, डिस्कस किया, एक चीज होती है पीपलवेयर। सुना है कभी पीपलवेयर? PEOPLEWARE। हार्डवेयर पता है आपको, सॉफ्टवेयर पता है आपको, पीपलवेयर क्या होता है ये भी पेपर में आया हुआ था एक बार। आप बताएं क्यों नहीं पता? यूज करें ना ब्रेन, आप रहने दें, आपको पता होगा। पीपलवेयर जो लास्ट वन, आपका क्या नाम है? जुनेद साहब, आप बताइएगा क्या हो सकता है पीपलवेयर?
हेडफोन्स नहीं। सर ये सालों के इस्तेमाल की चीज होगी। नहीं। और कोई आप बताएं, आप बताएं। हेडफोन तो आते हैं। हेडफोन कैसे आते हैं पीपल एयर में? नहीं, हमारा जो डाटा होता है वो people आपका नाम क्या है? ताबिश। ताबिश। आपका जवाब सबसे ज्यादा करीब तर है। IT का जो भी शख्स सॉफ्टवेयर क्रिएट करता है वो पीपल एयर कहलाता है। तो इनडायरेक्टली बात वही होगी कि जो भी कंप्यूटर को चला रहा है। बहुत अच्छी बात है। इट मींस कि आप अपना ब्रेन यूज करते हो। तो समटाइम्स ऐसे होता है, ये जो वन पेपर एमसीक्यू है ना, इसके अंदर लफ्ज को देख के उसका जवाब निकल आता है। समटाइम्स सिर्फ थोड़ा सा ना दिमाग इस्तेमाल करने की जरूरत होती है, जो कि हम नहीं करते। तो बड़ी अच्छी बात है। इंटरेक्ट करने का मकसद भी यही है कि जो दूसरे आपके क्लासमेट्स हैं उनका भी जो है ना दिमाग थोड़ा सा खुले, उनको पता चले कि उन्होंने किस तरह से किस किस लेवल में आके, मतलब इस सेंस में भी आप हो सकते हैं। ये भी आप ही का फायदा है। समझ आ गई जी? और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बताएं। जी, वो बीबियां जो कल नहीं आई थी। सर ये HSCD की एब्रीविएशन बता दें। HSCSD है ये, हाई स्पीड सर्किट स्विच्ड डाटा। ठीक है सर, थैंक यू। और किसी का कोई क्वेश्चन हो जी?